जय हिंद साथियों। आज की क्लास को शुरू करते हैं। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति और बाकी जो जानकारियां हैं उसके बारे में। हमारी पिछली क्लासेज विधानमंडल की अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं। उसमें विधानसभा की संरचना, उसके अलावा विधान परिषद की संरचना और उसके सदस्य किस प्रकार से निर्वाचित किए जाते हैं, ये सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं। तो आज की चर्चा हम शुरू करते हैं विधान परिषद को लेकर। दोस्तों, विधान मंडल में दो सदन है, जिसमें एक है विधान परिषद, एक है विधानसभा। जो विधानसभा है उसको निम्न सदन माना जाता है और विधान परिषद को उच्च सदन माना जाता है। इसमें जो उच्च सदन विधान परिषद है, इसके जिस प्रकार से विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, उस प्रकार से इसके सभापति और उपसभापति होते हैं। तो इसके सभापति और उपसभापति, इनके पद का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 182 के अंदर मिलता है। तो दोस्तों, विधान परिषद के जो सभापति और उपसभापति है, उनका जो उल्लेख है पद का, वो आर्टिकल 182 के अंदर है। और इसमें यह भी लिखा है कि इनका जो कार्यकाल है, क्योंकि विधानसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष है, तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उसी प्रकार यहाँ पर विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अतः जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनके साथ साथ सभापति और उपसभापति का भी कार्यकाल 6 वर्ष हो जाता है, क्योंकि जो सभापति और उपसभापति है ये सदस्यों के बीच में से ही चुने जाते हैं। तो इसमें हमें ध्यान रखना है, आर्टिकल 182 यानी 182 के अंदर विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, ध्यान रखना, इस आर्टिकल को याद रखने के लिए आप एक छोटी सी लाइन याद रख सकते हैं, 182 और कुर्सी मेरी तू, यानी 182 कुर्सी मेरी तू। तो विधान परिषद की जो कुर्सी है, विधान परिषद का जो पद है, उसका प्रावधान आर्टिकल 182 में है, 182 के अंदर है। इसके अलावा इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि विधान परिषद के जो अध्यक्ष, जो सभापति और उपसभापति है, उनका पद रिक्ति, जैसे मान लो पद रिक्त कब होता है, जब वो त्याग पत्र दे दे, उनकी मृत्यु हो जाए, तो इस कंडीशन में उनका पद जो है वो रिक्त हो जाता है। तो पद रिक्त होने पर या फिर वो विधान परिषद का सदस्य ना रहे, उस कंडीशन में भी उसका पद रिक्त हो जाता है। तो विधान परिषद का सदस्य नहीं रहने पर भी पद रिक्त हो जाता है, यानी पद रिक्ति पर, या अगर वो त्याग पत्र दे। तो दोस्तों, प्रश्न आ सकता है, विधान परिषद के सभापति या उपसभापति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? ध्यान रखना दोस्तों, विधान परिषद के सभापति अपना त्याग पत्र उपसभापति को, और उपसभापति जो त्याग पत्र है वो सभापति को देते हैं, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे को त्याग पत्र देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है कि अगर इनको पद से हटाना है, यानी पद रिक्ति किस किस प्रकार से की जा सकती है, या तो वो पद छोड़ दे, विधान परिषद का सदस्य ना रहे, या फिर वो त्याग पत्र दे दे, या उनको पद से हटा दिया जाए। जिस प्रकार विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने से पूर्व 14 दिन पहले उनको सूचना देनी अनिवार्य है, वही सेम प्रोसेस यहाँ पर है, यानी कि विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को हटाने के लिए भी 14 दिन पूर्व संकल्प प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व, 14 दिन पहले हमें उनको सूचना देनी अनिवार्य है, यानी जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो सूचना उनको आवश्यक रूप से देंगे, विधान परिषद के सभापति या उपसभापति। तो इसके अलावा दूसरी बात ये ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर अगर उनके लिए संकल्प प्रस्ताव लाया जाए और उस संकल्प प्रस्ताव को पारित करवाना है, पास करवाना है, तो उसको पास करवाने के लिए विशेष बहुमत चाहिए या साधारण बहुमत, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता है, यानी 50% से ज्यादा वोट होने चाहिए, यानी कि 50% से एक ज्यादा वोट भी अगर हो जाता है तो साधारण बहुमत पाना जाता है, और साधारण बहुमत के आधार पर उनको पद से हटाया जा सकता है। तो प्रश्न पूछ लिया जाए, पद से हटाया जा सकता है क्या? बिल्कुल हटा सकते हैं। संकल्प प्रस्ताव लाने से कितने दिन पहले सूचना देनी है? 14 दिन पहले देनी है, और हटाने के लिए साधारण बहुमत का प्रयोग करना है। इसके अलावा दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि अगर मान लो वो पद पर नहीं है, पहली बात तो उनका पद का उल्लेख 182, ठीक है, 182 के अंदर उनके पद का उल्लेख है। फिर उसके बाद 183, तो इसको भी याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे बोला था 182 कुर्सी मेरी तू और 183 कुर्सी से फ्री।
यानी 183 में कुर्सी से किस प्रकार से फ्री होगा, कुर्सी से किस प्रकार से पद रिक्त होगा, उसका उल्लेख है। तो 182 कुर्सी में मृत्यु यानी विधान परिषद और विधानसभा, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति इनके पद का उल्लेख है। 183 और कुर्सी से फ्री यानी इसके अंदर 183 में त्यागपत्र या पद रिक्ति जो है उससे संबंधित है। तो पद रिक्ति से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, 183 है। इसके अलावा दोस्तों इसमें यह ध्यान रखना है, जिस प्रकार विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में पढ़ते टाइम मैंने बताया था कि जब उनके खिलाफ संकल्प प्रस्ताव लाया जाएगा तो एक पहली बात तो वो है कि वो पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, यानी जिसके खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव या जिसको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है उसको खुद ही निर्णय लेने का अधिकार किस प्रकार से दिया जाएगा, तो उनको तो नहीं दिया जाता। उस समय वो पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, ये होगी पहली बात। दूसरी बात, क्या उनको भाग लेने का अधिकार है? बिल्कुल, वो सदन की कार्रवाई में भाग लेंगे, बोल सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं और उसके अंदर जब वोटिंग होगी तो वोट देने का भी अधिकार उनको है। दोस्तों अब एक प्रश्न पूछता हूँ, उस टाइम भी जब विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पड़ा था तब भी मैंने पूछा था कि क्या अगर इनके खिलाफ जब प्रस्ताव चल रहा हो उस समय जो इनको एक विशेष अधिकार प्राप्त होता है निर्णायक मत देने का, विधान परिषद का सभापति या उप सभापति होने का, और जब विधानसभा की बात करें तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के तौर पर जो निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, क्या वो उस समय उनके पास होगा? तो दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि ये पीठासीन अधिकारी नहीं है इसलिए उनके पास निर्णायक मत देने का वोट जो अधिकार है वो नहीं होगा। तो फिर वो वोट किस प्रकार से देंगे? क्योंकि वो विधान परिषद के सदस्य हैं तो विधान परिषद के सदस्य होने के कारण वो सदस्य के रूप में ही वोट करेंगे। अगर विधानसभा की बात होगी तो वहां पर विधानसभा के सदस्य होने के कारण वोट कर सकते हैं, तो वोट देने का अधिकार होगा लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा। ये विशेष तौर से ध्यान रखना दोस्तों, कई बार एग्जाम्स के अंदर ये प्रश्न आया है और गलत भी हुआ है लोग, तो ध्यान रखना निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा। कौन से आर्टिकल के अंदर? तो 185 के अंदर। तो 185 आर्टिकल याद रखना है। 185 में क्या लिखा हुआ है कि उनको हटाने का जो प्रस्ताव है उस समय पर पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे लेकिन बोलने का, भाग लेने का, मत देने का अधिकार होगा, निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं। तो 184 के अंदर क्या है दोस्तों? 184 में जैसे अभी मैंने कहा था कि 184 जो है वो कार्यवाहक से संबंधित है। जब पद खाली होगा तो पद रिक्त होने के बाद उस पर किसी ना किसी को तो बैठाया जाएगा, यानी कि सबसे पहले पद की बात होगी, फिर कहा कि पद रिक्त हुआ तो पद रिक्त कैसे हो सकता है उसकी बात कर ली। उसके बाद पद रिक्त होने के बाद उस पर बैठेगा कौन, कार्यवाहक के रूप में कौन कार्य करेगा, इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 184 के अंदर है। तो यह भी विशेष तौर से ध्यान रखना दोस्तों, आर्टिकल 184 सभापति या उप सभापति के पद पर जो कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा उसका उल्लेख करता है। मान लो कि विधान परिषद की कार्रवाई में विधान परिषद के सभापति उपस्थित नहीं है तो फिर सभा को जो है वो संबोधित कौन करेगा या उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो उस टाइम पे उप सभापति जो है वो इसकी अध्यक्षता करता है। जैसे विधानसभा में अध्यक्ष नहीं हो तो उपाध्यक्ष करता है, सेम उसी प्रकार से अगर मान लो उप सभापति भी नहीं है और उधर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो दोनों की बात साथ में बता देता हूँ। इस कंडीशन में जब अध्यक्ष या सभापति ये दोनों नहीं है, उप सभापति और उपाध्यक्ष ये नहीं है, अलग अलग अपने अपने सदन में, तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा? राज्यपाल जो है वो किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा इस कार्रवाई को करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर विधानसभा की बात होगी तो अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त। सेम इसी प्रकार अगर विधान परिषद की बात है तो सभापति, सभापति नहीं है तो उप सभापति, और उप सभापति भी अगर एब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो वहां पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति उस कार्रवाई की अध्यक्षता करता है। इसके बारे में भी ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं विधानसभा या विधान परिषद, इनके जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होते हैं, जो सभापति और उप सभापति होते हैं, इनका जो वेतन है, इनका जो पेमेंट है, उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, हमने जो अनुसूचियां पढ़ी थी उसमें दूसरी अनुसूची जो है वो वेतन से संबंधित है और उस दूसरी अनुसूची के अंदर ही विधानसभा और विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनके वेतन का उल्लेख मिलता है। याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि 2 नंबर के पैसे, पैसे ज्यादातर जो है वो बहुत सारे नेता
जो बाईपास पैसे कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं, 2 नंबर का पैसा। तो 2 नंबर से आप याद रख सकते हो अनुसूची 2। तो अनुसूची 2 के अंदर सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके वेतन का उल्लेख मिलता है। अच्छा, एक प्रश्न मैंने उस टाइम पे पहले भी एक वीडियो के अंदर पूछा था कि किसका उल्लेख नहीं मिलता है अगर मैं राज्य विधानमंडल की बात करूं। तो ध्यान रखना दोस्तों, राज्य विधानमंडल में जो राज्यपाल है उसका उल्लेख अनुसूची 2 में नहीं मिलता है। तो कौन से आर्टिकल के अंदर मिलता है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर आपने राज्यपाल को अच्छे से राज्यपाल वाला वीडियो देखा है तो आपको जरूर याद आ जाएगा कि मैंने कौन सा आर्टिकल बताया था और उसके लिए क्या ट्रिक यूज की थी। तो दोस्तों आगे अपन बात करते हैं कि अगर विधानसभा या विधान परिषद और इनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, इनके वेतन की बात करेंगे तो इनका वेतन अनुसूची 2 में मिलता है। अच्छा, इनको कितना वेतन देंगे, तो सभापति और जो उपसभापति है ये तो अपने राजस्थान के अंदर नहीं है। तो राजस्थान के अंदर केवल और केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। अगर विधान परिषद नहीं है तो राजस्थान के अंदर इनका निर्धारण नहीं होगा। हालांकि अगर ये पूछ लिया जाए कि ये जो है ये कहाँ पर पारित होती है या किस पे पारित होती है, तो ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो वेतन और भत्ते हैं ये उस राज्य का विधानमंडल के द्वारा ही निर्धारण किया जाता है। इसकी भी चर्चा अपन ने जब विधानमंडल शुरू किया था उस टाइम भी कर ली थी, मुख्यमंत्री वाले टाइम भी पढ़ लिया था और राज्यपाल वाले टाइम भी मैंने हाईलाइट करके ये सारी चीजें बताई थी। तो विधानमंडल जो है वो इनके पेमेंट का निर्धारण करता है। अच्छा, पेमेंट का निर्धारण विधानमंडल करता है, लेकिन ये कहाँ किसके किसके ऊपर भारित होता है, तो राज्य की संचित निधि पर होगा। ऑब्वियस सी बात है, तो राज्य की संचित निधि पर होगा। विधानमंडल जो है उसका निर्धारण करेगा। राजस्थान में कितना पेमेंट देय है, तो ध्यान रखना दोस्तों, जो अध्यक्ष है उसको 70,000 रुपए और जो उपाध्यक्ष है उसको 65,000 रुपए बेसिक पे के रूप में दिए जाते हैं। ये केवल बेसिक पे है दोस्तों, ये मत सोच लेना नेताओं को कम सैलरी मिलती है, ये बेसिक पे है। इनके अलावा भी उनको बहुत सारे एक्सपेंसेस जो है, जो खर्चे हैं वो निकालने के लिए पैसे दिए जाते हैं। ये केवल उनका बेसिक है। तो कितना है, 70,000 और 65,000। इसके अलावा अगर दोस्तों अपन बात करते हैं राज्य विधानमंडल के सचिवालय की, भाई सीधी सी बात है, सभापति, उप सभापति सारी चीजें हैं, तो हर एक जगह पर, हर एक ऑफिस के अंदर एक सचिवालय भी होता है। तो विधानमंडल के अंदर जो सचिवालय है उस सचिवालय का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में, तो वो है आर्टिकल 187 यानी 187। अगर 87 को हम थोड़ा सा हिंदी में अगर ज्यादा करके बोलेंगे तो 87 सचिवालय से मिलता जुलता लगेगा आपको, तो 87 या 87 भी बोल सकते हैं। तो जो 87 है वो कौन सा आर्टिकल या 87 के अंदर कौन किसका प्रावधान है, तो सचिवालय का प्रावधान, यानी कि आर्टिकल 187 विधानमंडल के जो सचिवालय है उसका उल्लेख यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा दोस्तों विधानमंडल के जो सदस्य है वो शपथ भी तो लेंगे, प्रतिज्ञान भी करेंगे। जैसे कई नेता जो है वो शपथ चाहे किसी भी चीज के लिए, लेकिन बहुत सारे जो करप्ट नेता है वो शपथ यही लेंगे कि 2 नंबर के काम करूंगा, पूरा भ्रष्टाचार करूंगा, लेकिन मामले सामने नहीं आने दूंगा। तो ध्यान रखो दोस्तों, ये जो शपथ का उल्लेख है, कौन सी शपथ लेते हैं पहले तो ये याद रखना, तो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मजाक से हट के दोस्तों याद रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है कि विधानमंडल के जो सदस्य है वो किसकी शपथ लेते हैं, तो ध्यान रखना पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। जैसे राज्यपाल की शपथ मैंने लिखवाई थी, तो उसमें तो प्रश्न आरएस के एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी पूछा गया है कि उन शब्दों को क्रम से व्यवस्थित करो, इसलिए मैंने वहां पर बताया है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न अगर आएगा तो पद और गोपनीयता, यही आपको ध्यान रखना है, पूरी शपथ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अच्छा, दिलाता कौन है, तो राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति है वो इनको शपथ दिलाता है। अच्छा, नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाता है तो ये जो प्रावधान है ये कौन सी अनुसूची के अंदर है, तो अनुसूची 3 के अंदर इसका प्रावधान है। इसके अलावा अगर दोस्तों अपन बात करते हैं आर्टिकल 188 की, तो ये शपथ जो है इसका प्रावधान आर्टिकल 188 के अंदर मिलता है। इसका भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 189 की, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 189 जो है इसमें क्या है, इसको कैसे याद रखेंगे, आपको सीधा याद रखना है 189, अगर पूरे लोग नहीं आए, बंदे पूरे नहीं तो लगेगा फाइन। 189 बंदे पूरे नहीं तो लगेगा फाइन, यानी कि 189 कोरम या गण पूर्ति से संबंधित है। कोरम या गण पूर्ति का मतलब है कि टोटल जो सदस्य है उनका 1/10 सदस्य अगर मीटिंग में नहीं उपस्थित होते हैं तो उस कंडीशन में
उस जो मीटिंग है उसको स्थगित करना पड़ेगा या निलंबित करना पड़ता है। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 189 जो है ये सदन में मतदान और कोरम या गण पूर्ति से संबंधित है। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना कि ये जो कोरम या गण पूर्ति है ये कितनी होती है, तो 1/10, और न्यूनतम जो है कि इससे कम नहीं होना चाहिए, तो वो न्यूनतम है 10 सदस्य। इन दोनों में से जो भी अधिक हो, जैसे राजस्थान के अंदर 200 सीटें हैं, तो 200 सीटों का 1/10 अगर अपन निकालेंगे तो वो आएगा 20 सीटें। तो 20 सीट या 10 सीट, इन दोनों में से ज्यादा कौन है, तो ज्यादा है 20, यानी कि 20 सदस्य होने आवश्यक। मान लो किसी राज्य एक्स है कोई, और उसके अंदर जो सदस्य है उनकी संख्या 90 है। अब इस कंडीशन में उसका 1/10 निकालेंगे तो उसका 1/10 आएगा 9। तो 9 सदस्य, और यहाँ पर न्यूनतम दे रखा है 10, तो जो भी ज्यादा होगा, तो ज्यादा कौन है 10। तो इस समय हम जो गोरम या गण पूर्ति मानेंगे वो मानेंगे 10 वाले को, यानी कि 1/10 या फिर 10, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसी को कोरम या गण पूर्ति के रूप में माना जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, आने वाले एग्जाम्स के अंदर यहाँ से प्रश्न जरूर उठाया जाएगा, क्योंकि आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड ऐसी चीजें विशेष तौर से उठाते हैं जहां पर लगभग कोचिंगों के अंदर भी ध्यान दिया नहीं जाता है इन चीजों के बारे में, और जो विद्यार्थी है, जो अपन प्रतियोगी है, वो भी इसको ऊपरी ऊपरी पढ़ के चले जाते हैं कि 1/10 सदस्य कोरम या गण पूर्ति के लिए आवश्यक है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना कि 1/10 या 10 दोनों है, न्यूनतम 10, और इन दोनों में से भी जो ज्यादा होगा उसके ऊपर बात रखी जाती है, दोनों में से जो भी ज्यादा हो। अगर मान लो कि कोरम या गण पूर्ति नहीं हुई, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि विधानसभा की जो कार्रवाई है उसको निलंबित किया जाएगा या स्थगित किया जाएगा। अगर लगता है कि हो सकती है पूर्ति तो स्थगित कर दिया जाएगा, अगर लग रहा है कि नहीं हो पाएगी तो उस कंडीशन में निलंबित कर दिया जाता है। अच्छा, निलंबित कौन करता है? अगर विधानसभा की बात है तो अध्यक्ष, और विधान परिषद की बात है तो सभापति। क्या राजस्थान के अंदर विधान परिषद है? नहीं है। ट्रिक क्या थी अपन ने विधान परिषद वाले राज्यों को याद करने की? तो याद करो दोस्तों, तू भी मजा कर, तो उसके अंदर हमने सारे जो विधान परिषद वाले राज्य है उनकी बात की थी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपन कुछ एक नोट है, उस नोट के अंदर विशेष बातें जो है उसको अपन याद कर लेते हैं। सबसे पहले विधानमंडल के दोनों सदनों की कोई भी व्यक्ति सदस्यता नहीं ले सकता, यानी एक साथ वो दोनों सदनों का सदस्य नहीं बन सकता। एक आदमी दो नावों के अंदर पांव रख के नहीं चल सकता। तो वही बात यहाँ पर है, वो अजय देवगन नहीं है जो दो बाइक पे खड़ा होके और चल लेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मान लो वो एक बाइक पे पूरा बैठा है तो उसको दूसरी बाइक से पांव हटाना ही पड़ेगा, अगर नहीं हटेगा तो फिर वो गिरेगा। तो वही बात यहाँ पर है, अगर वो नहीं हटता है तो जिस बाइक के अंदर वो पहले था वो बाइक जो है वो हट जाएगी ऑटोमेटिक। यानी विशेष तौर से ध्यान रखना है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति विधानसभा और विधान परिषद दोनों की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, तो सबसे पहली बात है कि अगर वो दोनों की सदस्यता ग्रहण करता है तो पहली बात तो नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, कर लेता है तो उसको सूचना देनी चाहिए, और इसके बाद में उसको एक सदन की सदस्यता का त्याग करना पड़ेगा। अगर मान लो वो त्याग नहीं करता है, उस कंडीशन में जो जिस सदन की सदस्यता उसने पहले ग्रहण की थी उस सदन की सदस्यता उसकी रिक्त मानी जाती है, और वो पद, वो सीट जो है वो खाली हो जाती है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि विधानमंडल के दोनों सदनों की सदस्यता एक व्यक्ति नहीं ले सकता। अगर मान लो कोई लेता है तो 10 दिन में एक सदन की सदस्यता का त्याग करना होगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कितने दिन जो है वो रह सकता है, तो 10 दिन तक वो रह सकता है। 10 दिन के अंदर अंदर उसको सदस्यता का त्याग करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा किसी भी एक सदन की सदस्यता। अगर मान लो वो त्याग नहीं करे तो क्या होगा? तो जिस सदन की सदस्यता उसने पहले ग्रहण की थी, जिस सदन में वो पहले से सदस्य था, बाद में किसी और सदन का सदस्य बनता है तो पहले वाले सदन की सदस्यता उसकी जो है वो छिन जाएगी, और वो सीट जो है उसको रिक्त मान लिया जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे स्कूल के अंदर कोई बच्चा लगातार एब्सेंट चलता है तो 2 महीने एब्सेंट के बाद में उसकी जो एनएसओ कर दिया जाता है उसको, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर 60 दिन तक अगर कोई व्यक्ति अनुपस्थित रहता है तो लगातार अनुपस्थित रहने पर, और 60 दिन के अंदर भी ध्यान रखना, प्रश्न के भी पूछ लिया कि ये 60 दिन की काउंटिंग कब से मानी जाए, तो ध्यान रखना 60 दिन की काउंटिंग केवल और केवल कार्य दिवसों की है, यानी जो मीटिंग है उसकी मानी जाएगी, बीच के दिनों के नहीं गिना जाएगा।
जैसे मान लो आज मीटिंग चली है तो आज का दिन काउंट होगा, कल अगर छुट्टी है तो उसको कार्य दिवस में काउंट नहीं करना। तो 60 दिवस यानी 60 मीटिंग तक अगर अनुपस्थित रहता है तो फिर उसकी सदस्यता जो है उसको रिक्त मान लिया जाएगा, बिना सूचना अगर वो अनुपस्थित रहता है तो उसको पद रिक्त कर दिया जाएगा या उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर मान लो किसी व्यक्ति को न्यायालय जो है वो उसको अयोग्य घोषित कर देता है, उसके चुनाव को अमान्य घोषित कर देता है, तो भी पद रिक्त हो जाता है। और या फिर उसको सदन से निष्कासित कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए, तब भी उसकी सदस्यता छिन जाती है। और या फिर कोई वो अन्य पद ग्रहण कर ले, जैसे मान लो राज्यपाल बन जाए, उपराष्ट्रपति बन जाए, और या फिर वो कोई और पद ग्रहण कर ले, उस कंडीशन में भी उसका पद रिक्त मान लिया जाता है। तो पद कब कब रिक्त माना जाता है, इसका भी प्रश्न आए तो ध्यान रख लेना। उसके बाद दोस्तों एक पद होता है प्रोटेम स्पीकर। एक पहले अपन ने पढ़ा था स्पीकर यानी कि अध्यक्ष। अब प्रोटेम स्पीकर क्या होता है दोस्तों? प्रोटेम स्पीकर एक बार को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये वो व्यक्ति है, ये पंडित जी है जो केवल और केवल जो फेरे हैं उसके टाइम पर आते हैं, उसके बाद इनको कोई मतलब नहीं है कि अगले कहाँ जाएंगे। तो वही बात यहाँ पर है कि प्रोटेम स्पीकर केवल और केवल शपथ दिलाने के लिए, जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको शपथ दिलाने के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। तो शपथ दिलाने के लिए केवल होते हैं, और नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा था कि राज्यपाल स्वयं या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाता है, तो यहाँ पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति कौन है? प्रोटेम स्पीकर। अच्छा, ये शपथ दिलाता है। दूसरी बात, ये पक्ष का होगा या विपक्ष का, यानी सत्ता पार्टी का होगा या विपक्ष वाली पार्टी का। ध्यान रखना दोस्तों, पक्ष का भी हो सकता है और विपक्ष का भी हो सकता है। हालांकि परंपरा रही है कि ज्यादातर विपक्ष का बनाया जाता है, लेकिन बहुत बार, सबसे ज्यादा बार पक्ष का ही बनता है। हालांकि बनाया जाना चाहिए अगर सही तरीके से तो विपक्ष का होना चाहिए, ताकि बैलेंस बना रहे। तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि पक्ष और विपक्ष दोनों का सदस्य हो सकता है, लेकिन किस में से? विधानसभा के सदस्यों में से। ठीक है। उसके बाद अगर अपन दोस्तों बात करें कि इसका कार्य क्या है, तो जो नव निर्वाचित जो सदस्य है, जो नए नए नियुक्त होकर आते हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर क्या करता है? उनको शपथ दिलाता है, यानी पंडित जी यहाँ पर फेरे करवाने का काम करते हैं। तो उसके बाद उनको शपथ दिलाने का कार्य करता है। अच्छा, सबसे पहले राजस्थान के प्रोटेम स्पीकर, प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो ध्यान रखना दोस्तों, महाराणा संग्राम सिंह। ये राजस्थान के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। अच्छा, अभी इससे जस्ट पहले वाली जो विधानसभा है, यानी कि 15वीं विधानसभा, उसके अंदर कौन थे, तो उनका भी ध्यान रखना, गुलाब चंद कटारिया। ये बीजेपी से थे, और उस टाइम पे पहले जो कांग्रेस की सरकार है वो चल रही थी, तो बीजेपी के व्यक्ति और कौन थे? गुलाब चंद कटारिया। इनको विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, और उसके बाद कुछ समय बाद में ये असम के राज्यपाल भी बने, तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर वर्तमान के अंदर पूछ लिया जाए 16वीं विधानसभा के अंदर, तो कालीचरण सराफ जो है वो प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। इसके बाद अगर दोस्तों ध्यान रखना, सबसे ज्यादा बार का प्रश्न आ जाए, सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर कौन रहा, तो ध्यान रखना, पूनम चंद बिश्नोई जो जोधपुर से आते हैं, वो सबसे ज्यादा बार यानी 3 बार प्रोटेम स्पीकर के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। अच्छा, इसके अलावा ये भी ध्यान रखना कि ऐसे व्यक्ति जो अध्यक्ष भी रहे हैं विधानसभा के, उपाध्यक्ष भी रहे हैं, और प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, ये व्यक्ति कौन है, तो प्रश्न का जवाब होगा पूनमचंद बिश्नोई। इसका भी आपको ध्यान रखना। अच्छा, कुछ प्रश्न और भी है जो वर्तमान पैटर्न के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं, जैसे ऐसे व्यक्ति जो अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, और प्रतिपक्ष के नेता भी रहे हैं, तो ऐसे 2 व्यक्ति हैं, वो है मारावार लक्ष्मण सिंह और परसाराम मदेरणा। ये 2 व्यक्ति जो है वो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर और प्रतिपक्ष के नेता, ये दोनों रहे। इसके अलावा जो व्यक्ति उपाध्यक्ष भी रहा और प्रोटेम स्पीकर भी रहा, उसका अगर नाम पूछ लिया जाए तो नारायण सिंह बसुदा। इसके अलावा सबसे विशेष प्रश्न है, ऐसा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री भी रहा, प्रतिपक्ष का नेता भी रहा और उपराष्ट्रपति भी रहा, तो ध्यान रखना, और प्रोटेम स्पीकर भी रहा, वो है भैरव सिंह शेखावत। तो बताइए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? पंडित जी के जो फेरे हैं वो आपको समझ में आए या नहीं आए? अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस प्रकार के और वीडियोस, और आपके कोई सजेशन, आपके कोई जो सुझाव है, उसको भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।